जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग स्टूडेंट देखने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल आइडिया। तो बस मात्र आपको ये तीन सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं। डस्ट ऑफ स्नो हो गया, फायर एंड आइस हो गया, ए टाइगर इन जू हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही तीनों सेंट्रल आप एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी आप सेंटर उठा करके देख लो। ठीक है, सब में ये तीनों में से तीनों सब में फंसा रहता है। अगर आप इन तीन को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे, आपको एग्जाम में 3 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। सेंट्रल हमेशा 3 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अब आप कम टाइम में अच्छे तरीके से तैयारी कैसे करें, तो आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा और आपको मेहनत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। सुनो, सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका क्या है, उस तरीकों की यदि आप समझ जाओगे अच्छे तरीके से, एग्जाम में आपका बहुत सारे बच्चे लिख करके सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से आते हैं, लेकिन 2 नंबर 2.5 नंबर खैर इनको मिलता है, कभी कभी तो 1.5 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रॉपर लिख करके आओगे, एग्जाम आपको 3 में से 3 दिया जाएगा, कहीं भी 1 नंबर आपको कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आप लोग के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला आपका चैप्टर है भैया डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। आज हम लोग इस वीडियो में डस्ट ऑफ स्नो के बारे में देखेंगे। कल इसका अगला वाला वीडियो आएगा, फिर उसके बाद एक वीडियो और आएगा। ये 3 वीडियो में आपका सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से कवर करा देंगे। यदि आप इस 3 सेंट्रल आइडिया को अच्छे तरीके से कवर कर ले तो एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ये दोस्तों आपके क्या है ना, इंग्लिश के पूरे फिक्स नंबर होते हैं। फिक्स है कि सेंट्रल आइडिया आपको एग्जाम में आएगा ही, आपको फिक्स है कि ये 3 तैयार करके जाना है। इन 3 में से कोई एक आएगा ही, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। अभी नहीं कि हम इन तीनों में से इंपॉर्टेंट बताइए, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तब आप लग बाई चांस हाँ पढ़े हो वो आ सकता है। लेकिन अगर आप इन 3 को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो ना, तो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो सब में आपको मिल ही जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस मन लगा के धैर्य को धारण करके अच्छे तरीके से पढ़ाई पे फोकस करिए। चलिए देखते हैं पहला सेंट्रल आइडिया क्या है। दोस्तों हम लोग के चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। आज हम लोग इस सेंट्रल आइडिया को अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। पहले आपको सेंट्रल आइडिया बताने से पहले मैं आपको डस्ट ऑफ स्नो की कुछ कहानी को बता देता हूं, ताकि आपको ये पढ़ने में ना थोड़ा सा मजा आए अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो ध्यान से। एक समय की बात है कि एक कवि था, उनका नाम था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी लिखा होता है कहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो इन कवि का नाम क्या था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट था। वो एक बार क्या हुआ कि ऐसे एक मतलब बहुत बर्फीला जगह था, अगल बगल हर जगह पूरा बर्फ ही बर्फ गिर रहा। देखिए चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। मतलब डस्ट का मतलब धूल, ऑफ का मतलब का, स्नो का मतलब बर्फ, यानी बर्फ की धूल या बर्फ की परत बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार क्या हुआ, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो कवि थे वो बैठे हुए थे। अचानक क्या हुआ, जैसे एक कौवा था, वो एक पेड़ था, उस पेड़ का नाम था हिमलॉक ट्री। ठीक है, अभी जो ये कवि थे बहुत ही उदास मन से बैठे हुए थे। ठीक है, और वो बहुत सोच रहे थे कि मेरा दिन बहुत खराब चला गया, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ सही से। उनका पूरा मूड एकदम, पूरा मिजाज क्या था उनका, पूरा एकदम उदासी वाला पूरा मिजाज था। उनका मूड एकदम डिस्टर्ब था। तब तक अचानक क्या हुआ, एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक कौवा बैठा था, और वो पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। क्या है, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है। कैसा पेड़ होता है, जहरीला पेड़ होता है। ठीक है, अब उस पेड़ पे बैठे हुए थे, तब तक अचानक से क्या हुआ, जो वो कौवा था वो वहां से मतलब जैसे उसके पंख होंगे से क्या हुआ, थोड़ा सा बर्फ जो था इनके ऊपर क्या होता है, गिर जाता है। और अचानक से बर्फ गिरते ही खुश जाते हैं, जैसे एकदम ठंडी बर्फ इनके ऊपर गिरती है। ऐसे भी आप ही हैं, ऐसे बैठे कोई आपके पीठ के पीछे मतलब कोई बर्फ लगा घुसे थे, खूब लगेंगे डांस वांस करने, इसी से दौड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, उनके ऊपर जैसे वो बर्फ गिरा एकदम खुश हो गए अचानक से। मतलब से उनको एक अलग सी खुशी आ गई। उन्होंने कहा अरे ये छोटा सा जो बर्फ का टुकड़ा है इसने मुझे इतना खुश कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जैसे फिर उनका पूरा मूड ही चेंज हो गया। उन्होंने बताया कभी कभी क्या होती है, छोटी छोटी चीजें ना आपको बहुत ज्यादा एकदम जैसे पूरा दुख ही पूरा गायब कर देती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए आप घर पे खूब पिटाएं, खूब पिटाएं, रोज आपको सब चार दाना देते हैं, रोज आप डांट सुनते हो, रोज खूब एकदम पढ़ाई लिखाई नहीं करते, रोज डांट सुनते हो। ठीक है, अचानक आप जैसे सुबह बैग टांगे और अपना निकल गए स्कूल के लिए, स्कूल के निकले, तब तक कोई छोटा सा बच्चा आपको देख के लगा हंसने, आपको देख के मुस्कुरा रहा है एकदम अच्छे से, तो आपको लगा रही ये तो मुझे देख के ऐसा कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप उस छोटे बच्चों को देखें, आपको उसकी खुशी इतनी पसंद आ गई ना कि आप क्लास में जाकर देख रहे हो, मुझे देख क्या है हंसा, क्या है, मतलब इससे गजीब टाइप आएगा, तो वो सारा दुख आपका क्या होगा, भूल जाएगा। अब लड़कों की एग्जाम्पल ले लेते, मान लो कोई लड़का है, वो बैग खूब घरे मार और खाया है और बैग टांग करके रास्ते में जा रहा है। रास्ते में गया, जाते जाते पूरा बहुत बेकायदे बेचारा बेटा आज बहुत मार खाए, ये हुआ हुआ बहुत सोच रहा है। अचानक रास्ते में गया, तब तक उसको 200 का नोट गिरा हुआ दिखाई दिया। 200 का नोट गिरा हुआ दिखाई दिया, एकदम क्या हो गया, खुश हो गया। क्या एकदम खुश, 200 का नोट पाया, जेवा में भरा, पूरा दुख दर्द सब गायब। यानी उस 200 रुपए के नोट ने आपकी पूरी दुख तकलीफ सब चीज क्या कर दी, गायब किया। आपके अंदर खुशी आ गया, जाएंगे चाट पकौड़ा खा के मस्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये चीजें उन्होंने बताया कि कभी कभी कोई छोटी छोटी चीजें जो होती है ना आपको एकदम अंदर से खुश कर देती हैं, यही बातें हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही सारी बातें हैं। चलो देखते हैं, सुनो।
तो चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि धूल किसकी बताओ, बर्फ, यानी बर्फ की धूल या बर्फ की परत। डस्ट का मतलब धूल होता है, ऑफ का मतलब का, स्नो का मतलब बर्फ, ठीक है। अब देखो ऐसे किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अब देखो ऐसे इस कविता में क्या पहले लिखेंगे, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखो सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे, सुनो ध्यान से, लिखेंगे इन दिस पोयम, क्या लिखेंगे बताओ, इन दिस पोयम का मतलब होता है इस कविता। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर समझाते हैं, पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझाएं और लिपिर चिपिर हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इस अपना भाई डिजिटल बोर्ड तो है ही नहीं कि मिटा के इसे फटा डिलीट कर देंगे सब गायब हो जाएगा, अभी उतना हम लोग बस फॉलोअर सब्सक्राइबर तो हुआ नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे होगा, सब चीजें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे बना रहेगा तो धीरे धीरे सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, अब अभी तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लो, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी आ जाऊं, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट, अब मैं आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझाता हूं, कैसे कैसे सारी चीजें, आपको इसका मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से। इनका मतलब होता है में, जिसका मतलब इस पोयम का मतलब पोयम, यानी इस पोयम में, इस कविता में, द पोएट मतलब कवि, वाच का मतलब क्या होता है था, वाच का मतलब क्या था, इन मतलब में, और डिप्रेसिव का मतलब होता है उदास, मूड का मतलब मिजाज, मतलब ये जो कवि था ना एकदम उदास मिजाज का था, एक उसका जो मूड कैसा था, उदास था, वैसे बैठा हुआ था, ठीक है। तो इस कविता में जो कवि है भैया उसका मूड कैसा है, एकदम उदास है, उदास मिजाज का है, ठीक है। मूड मतलब होता है मिजाज, अ का मतलब होता है एक, क्रू का मतलब होता है कौवा, एक कौवा, सेक्स देखो सेक का मतलब होता है हिलाना, सेक होता है पेड़ पौधे की तरफ से हिलाएंगे उसको बोलते हैं सेक। और देखो सेक ऑफ द डस्ट, सेक ऑफ द डस्ट मतलब की धूल, ऑफ का मतलब का, स्नो का मतलब बर्फ, यानी जो बर्फ की धूल है। देखो ज्यादा चलने रेस्ट में लिया होता है कि आपको चीज समझाना, लिपिड चिपिड का प्रॉब्लम होगी। देखो क्रो का मतलब कौवा, सेक का मतलब क्या होता है हिलाया, ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल को, ठीक है। ऑन का मतलब होता है पर, द पोएट का मतलब होता है कवि, फ्रॉम का मतलब होता है से, ए का मतलब होता है ए, हेमलॉक ट्री का मतलब हेमलॉक ट्री यानी उस पेड़ का नाम हेमलॉक वाला जो पेड़ है। अब देखो इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, पहले आप सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, जहां फुल स्टॉप होगा इसे उल्टे उल्टे पढ़ जाएंगे, अर्थ निकलता जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां से क्या बोलेंगे, एक कौवा, क्या बोलेंगे, एक कौवा, ठीक है। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री मतलब हेमलॉक के पेड़ पर, हेमलॉक के पेड़, फ्रॉम का मतलब से, द पोएट मतलब कवि, ऑन का मतलब के ऊपर, स्नो का मतलब बर्फ, ऑफ का मतलब का, डस्ट का मतलब धूल, ठीक है। से का मतलब गिराया, यहां से क्या बोलेंगे, कौवा हेमलॉक ट्री से कवि के ऊपर बर्फ की धूल को हिलाकर गिरा दिया, ठीक है। यानी यहां से क्या हुआ, एक कौवा जो है, सुनो ध्यान से, एक कौवा हेमलॉक ट्री से कवि के ऊपर बर्फ की धूल को, देखो से का मतलब हिलाना और मतलब यहाँ पे ऑफ का मतलब गिरा दिया। कितनी बातें क्लियर हो गई। अब चलो आगे देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ तक पहले अर्थ समझो क्या हुआ बताओ। इस कविता में जो कवि था एकदम उदास मिजाज का था, तब तक क्या हुआ, एक कौवा हेमलॉक ट्री से कवि के ऊपर बर्फ की धूल को क्या किया, गिरा दिया, ठीक है। द स्नो मतलब, द स्नो का मतलब जो बर्फ है, चेंज मतलब उसका बदल दिया, ठीक है। द पोएट्स मूड मतलब कवि के मूड को क्या किया, कवि के मिजाज को ही क्या किया, बदल दिया। जो ये बर्फ था, द चेंज, आपको बताया था कभी ना, वो बर्फ जैसे उसके ऊपर गिरा उसका मूड बदल गया, एकदम खुश हो गया, अब उदास था खुश हो गया। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, द स्नो चेंज द पोएट मूड मतलब उस बर्फ ने बदल दिया कवि के मूड को, यानी कवि के मिजाज को बर्फ ने क्या के बदल दिया। एंड का मतलब और, मेक का मतलब बनाया, हिम का मतलब उसे, हैप्पी का मतलब हैप्पी और उसे खुश कर दिया, और उसे क्या बना दिया, खुशी बना दिया, यानी खुश कर दिया। ही हैज वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे विथ रिग्रेट। देखो रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पछतावा, पहले इतना समझते हैं। देखो रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, विथ का मतलब साथ, यानी पछतावे के साथ, हिज डे मतलब उसने अपने दिन को, अ पार्ट मतलब एक दिन का एक बड़ा हिस्सा, वेस्ट हैज ही मतलब कि वह बर्बाद कर दिया था, मतलब वह पछतावे के साथ अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, अब देखो बट का मतलब लेकिन, नाउ, नाउ का मतलब अब, विथ का मतलब साथ, द चेंज मतलब कि अब बदलेगा, ठीक है। ऑफ मूड मतलब अपने वो मतलब बदले हुए मिजाज के साथ, ठीक है। ही वांट वह चाहता था, टू यूटिलाइज, यूटिलाइज का मतलब प्रयोग, वह प्रयोग करना, वह चाहता था कि द रेस्ट ऑफ द डे, द रेस्ट ऑफ द डे मतलब जो दिन बचा हुआ है उसे मैं अच्छे कामों में क्या करूं, प्रयोग करूं, उसे अच्छे टाइम में क्या करूं, प्रयोग करूं, ठीक है। देखो यूटिलाइज का मतलब होता है प्रयोग करना, और इसमें रिग्रेट का मतलब क्या होता है बताओ, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना। जो जो वर्ड है कुछ उसको अपने माइंड में सेट करो, ठीक है। रिग्रेट का मतलब पछतावा करना, यूटिलाइज का मतलब प्रयोग करना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। द वांट सॉरी द पोएट वांट टू से दैट, इसका मतलब क्या है, द पोएट का मतलब कवि, वांट का मतलब चाहता है, टू से मतलब कहना, दैट मतलब की, कवि कहना चाहता है कि, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, सम का मतलब कुछ, मोमेंट्स का मतलब लम्हे,
और एक्शन का मतलब तरीके, मतलब कभी कभी कुछ लम्हे और तौर तरीके क्या होते हैं। विच का मतलब जो, सीन का मतलब देखने में, सिंपल मतलब साधारण लगते हैं। कभी कभी क्या होते हैं कुछ लम्हे और यादें, कभी कभी कुछ लम्हे और यादें क्या होती है बताओ। विच का मतलब जो, सीन का मतलब देखने में सिंपल साधारण लगते हैं। कभी कभी कुछ लम्हे और यादें क्या लगते हैं, देखने में बहुत साधारण लगते हैं, हैव अ लार्जर वैल्यू, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कभी 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 आपको ये बताना चाहता है, कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसा लगता है कि बस ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी साबित हो जाती हैं। तो कभी आपसे यही कहना चाहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सिनारियो तो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बताओ सिंपल से क्या लिखेंगे। इन दिस पोएम द पोएट वाज इन अ डिप्रेसिव मूड, अ क्रो सेक ऑफ the dust of snow on the poet from a hemlock tree. The snow changes the poet's mood and makes him happy. He has wasted a part of his day with regret, but now with the change of mood, he want to utilize the rest of the day. The poet want to say that sometimes some moments और एक्शन विच सीन सिंपल हैव अ लार्जर वैल्यू। तो इतनी सारी बातें आपको अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे नोट कर लेनी है और इसको 8 से 10 बार 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 इसको अच्छे तरीके से क्या करोगे, पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे ना, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से माइंड में सेट हो जाएगी। और एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, जितने सारे वर्ड आज देखो डिप्रेसिव हो गया, जो वर्ड आपको जो टफ थोड़े से बड़े बड़े लगे उसको एक कॉपी पे क्या करो नोट, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, तो जो टॉपिक जैसे जो वर्ड आपको जो टफ लग रहा है ना, उसको फटाफट कॉपी पे ऐसे नोट कर लो, लिख करके उसको बोलते हैं डिप्रेसिव। कोई बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पाता, ठीक है, उससे बोलते हैं डिप्रेसिव, हिंदी में लिखो, फिर उसका अर्थ लिखो, ताकि चीजें आपको अच्छे तरीके से बोलने में सही रहे और अच्छे तरीके से याद भी कर लो। बहुत बच्चों को याद तो होता है, लेकिन लिखने के लिए कहेंगे स्पेलिंग पता नहीं रहता है, तो स्पेलिंग के साथ साथ आपको याद है, तभी आप एग्जाम में, क्योंकि आपको एग्जाम में वहाँ साउंड नहीं सेट रहेगा, हम बोल देंगे रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं, आपको लिख करके अच्छे तरीके से आना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए। तो ले चुके होंगे, ये थोड़ा सा खींचा घिसा पिटा है, लेकिन इसके पहले भी आपको एक स्क्रीनशॉट दिलवा दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग कल के वीडियो में इसके दूसरे और परसों वीडियो में इसके तीसरे वाले सेंटेंस को अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, ताकि मैं डेली जितनी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे और आप लोग मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहे। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।